मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस नई यूट्यूब वीडियो में। और आज का हमारा टॉपिक होगा पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2, जो कि दो ध्रुवता का अंत यानी एंड ऑफ बाइपोलैरिटी है। उसका हम चैप्टर डिस्कस करने वाले हैं। और ये क्लास 12th की वीडियो पॉलिटिकल साइंस की एक नई सीरीज से हम नया स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जो हमारा आज का टॉपिक है वो पॉल साइंस का होगा, क्लास 12th का चैप्टर नंबर 1। चैप्टर अभी आपने सुना होगा कि मैंने चैप्टर 2 कहा। चैप्टर 1 क्यों है? क्योंकि 2022 और 23 का जो सेशन है, जो करंटली सेशन है, उसमें इसको चैप्टर 1 बना दिया गया है। कुछ एडिशनल टॉपिक भी ऐड हुए हैं और भी कई चीज़ें हैं, तो उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चलिए एक एक करके समझते हैं। चैप्टर का नाम है एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। ये मेरा यूट्यूब चैनल है। पहला जो टॉपिक है हमारा वो है सोवियत सिस्टम, यानी कि सोवियत प्रशासन को समझना, सोवियत सिस्टम को समझना कि आखिरकार सोवियत सिस्टम था क्या। चलिए, द यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक यूएसएसआर केम बीइंग आफ्टर द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया 1917। कहने का मतलब क्या है कि 1917 में जो एक रशियन रेवोल्यूशन हुआ था, ठीक है, जिसको आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, तो उसके खात्मे के बाद फिर यूएसएसआर सोवियत सिस्टम का उदय हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे और देखते हैं टॉपिक। द रेजोल्यूशन वाज इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ सोशलिज्म एंड द नीड फॉर एन इगैलिटेरियन सोसाइटी एज अपोज टू कैपिटलिज्म। देखो इसमें क्या कह रहा है कि जो सोवियत प्रणाली थी ना, वो बेसिकली क्या थी कि वो कैपिटलिज्म को अपोज करती थी। वो क्या चीज अडॉप्ट करती थी? किस चीज से इंस्पायर थी? सोशलिज्म से। अब ये सोशलिज्म क्या होता है, कैपिटलिज्म क्या होता है, उसे समझते जरा। एक पर्टिकुलर कोई मार्केट है, ठीक है, उस मार्केट में क्या है, सबको आपको हर एक इंडिविजुअल को आज़ादी है, प्राइवेट प्रॉपर्टी रखने की आज़ादी है, काम करने की आज़ादी है, ठीक है, और अपना कोई भी इंडिविजुअल उसमें मार्केट जो है, मार्केट टॉप पे होता है, स्टेट थोड़ा सा नीचे होता है। कैपिटलिज्म की बात कर रहा हूँ, ठीक है। और वहीं सोशलिज्म की बात करें तो वहाँ सबसे ऊपर स्टेट रहता है, सबसे ऊपर। मार्केट की तो कोई वैल्यू ही नहीं। कहने का मतलब है कैपिटलिज्म सपोर्ट मार्केट और सोशलिज्म अपोज मार्केट, ठीक है, ये सिस्टम था। तो जो सोवियत प्रणाली थी वो किस चीज़ पे इंस्पायर थी? सोशलिज्म पे, यानी कि वो मार्केट को इतनी ज़्यादा वैल्यू नहीं करती थी। अच्छा, इसमें ये भी होता है कि जो सोशलिज्म है ना, उसमें इगैलिटेरियन यानी कि इक्वल, ठीक है, ई का प्रिंसिपल है, यानी कि इक्वल सोसाइटी बनाने की बात की जाती थी। आगे देखते हैं। आफ्टर द सेकेंड वर्ल्ड वॉर द ईस्ट यूरोपियन कंट्री दैट द सोवियत आर्मी हैड लिबरेटेड फ्रॉम द फासिस्ट फोर्स केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। अब ये फासिस्ट फोर्स है, ठीक है, यहाँ समझना। ये जो आपने इसे भी चैप्टर नंबर 10 में पढ़ा है, जो हिटलर वाला चैप्टर था, तो उसमें नाजिज्म था ना, नाजी पार्टी आ जाती है, फिर वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर छेड़ देते हैं। और मैं आपको एक बार नक्शा बताता हूँ, ठीक है, बेहतर एक्सप्लेनेशन के लिए। अगर हम उसे जान लेंगे तो बेहतर समझ पाएंगे। ये देखो, ये नक्शा है, ठीक है। अब हुआ क्या कि यहाँ कहीं आसपास, ठीक है, यहाँ है जर्मनी, ठीक है। अब उसमें क्या हुआ कि जर्मनी ने ईस्ट जो यूरोप था, मतलब इस वाले क्षेत्र पे, इस पे अटैक करना शुरू कर दिया। तो ये जो सारे क्षेत्र हैं, ठीक है, ये क्षेत्र पड़ गए संकट में। अब इनको बचाने के लिए जो यहाँ से यूएसएसआर था, जो उस समय पे रशिया हुआ करता था, उसने इनकी मदद कर दी। और जो यहाँ की नाजी वाली पार्टी थी, यानी नाजीनिज्म, जो आर्मी हिटलर के द्वारा खड़ी की गई थी, उसे मार भगाया। तो जब ईस्ट यूरोप यानी कि ईस्ट यूरोपियन कंट्री की जब मदद की किसने? रशिया ने। तो वो सब बाद में जाकर क्या होते हैं? ईस्ट यूरोपियन कंट्री एंड द सोवियत यूनियन, सोवियत आर्मी एंड केम इनटू द कंट्रोल ऑफ यूएसएसआर। बाद में जाकर यही ईस्ट यूरोपियन कंट्री जो होते हैं वो कंट्रोल में किसके आ जाते हैं? यूएसएसआर के, ठीक है। नेक्स्ट, there was changes in economic political system of USSR. Then the Soviet economy became more developed than the rest of the
वर्ल्ड एक्सेप्ट द यूएसए। अब क्या हुआ, इसी की वजह से क्या होता है ना कि बहुत सारे आर्थिक और राजनीतिक बदलाव आए यूएसआर में। और यही एक तरीके का माना जाता है कि जब आप सोसाइटी को इक्वल कर रहे हो और सबसे ऊपर स्टेट है, तो कहीं ना कहीं आपकी इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा। और उस समय देखा जाए तो 1945 के करीब ये जो दौर चल रहा था, ठीक है, 1945 का, 1950 का, ठीक है, तो बाकी पूरा यूरोपियन कंट्री जो सफर कर रहा था, लेकिन दो थे, एक अमेरिका था जिसका अलग ही वर्चस्व था, और एक जो है आप कह सकते हो यूएसएसआर था। लेकिन इसमें भी एक जानने वाली बात है, इसमें लिखा है कि अमेरिका ये जो थी इकोनॉमी बिकम मोर डेवलप्ड देन द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। बाकी सभी दुनिया से यूएसएसआर की जो इकोनॉमी थी वो अच्छी थी। लेकिन इसमें आपको मैं अगर सच्चाई बताऊं तो कुछ इस प्रकार है, देखिए, जैसे यूएसएसआर है, ठीक है, अब यूएस मान लो, लेट सपोज क्लास की बात लेते हैं, यूएस ने टॉप मारा है। टॉप कितना मारा है, उसके आए 95%, यूएस के, एक एग्जांपल दे रहा हूँ। और यूएसएसआर ने सेकंड मारा है, सेकंड पोजीशन आई है, लेकिन पता है यूएसएसआर के कितने नंबर आए हैं, 60। बस यही अंतर अब समझ लो, समझदार के लिए इशारा काफी। यानी कि सेकंड पे तो यूएसएसआर था, लेकिन किस पोजीशन पे था वो आप यहाँ देख सकते हो, ठीक है, तो ये हालत थी। However, the Soviet system became very bureaucratic, authoritarian. It made very difficult life for its citizen. यानी कि समय के साथ साथ जो वहाँ का जो इगैलिटेरियन समाज होने की बात कर रहा था यूएसआर, वो बहुत ज़्यादा ब्यूरोक्रेटिक हो गया, मतलब तानाशाह टाइप हो गया, अथॉरिटी, मतलब एक तरीके से पूरा तानाशाही व्यवस्था उसमें आ गई। जिससे क्या हुआ कि वहाँ के जो आम नागरिक है उनका जीना दुश्वार हो गया, एक तरीके से उनको अच्छा जीवन नहीं मिल पा रहा था, खुली आज़ादी नहीं मिल पा रही थी। अगला टॉपिक है इट्स आर्म रेस। द सोवियत यूनियन मैनेज टू मैच द यूएसआर फ्रॉम टाइम टू टाइम बट एट ग्रेट कॉस्ट। वेरी इंपॉर्टेंट लाइन। अब आपको अगर पहला चैप्टर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है ना, तो थोड़ा बहुत हिंट आपको पता होगा कि यूएसआर और जो क्यूबा मिसाइल संकट था, ठीक है, उसके बाद दोनों में ही हफरा तफरी मचने लग गई कि आर्म रेस, यानी कि आर्म्स रेस के लिए जो लड़ाई थी वो और तेजी से बढ़ गई। यूएसआर जो यूएसए है उसको हराने के लिए या उसकी बराबरी करने के लिए ये कुछ इस तरीके से था कि खाना नहीं खाएंगे चलेगा, लेकिन हथियार बनाएंगे, ठीक है, ये सिस्टम चल रहा था। तो उसमें सोवियत यूनियन मैनेज तो कर लेता था, बराबरी तो कर लेता था यूएसएसआर की, सॉरी यूएसए की। लेकिन अगर आप देखोगे तो कई बार तो ऐसा देखने को मिला कई वर्षों में कि वो यूएसएसआर से भी आगे निकल गया है हथियार बनाने में, ठीक है। लेकिन उसको एक ग्रेट कॉस्ट, एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ती थी। उसके जो लोग थे वो उससे नाखुश थे। और आप देखोगे किस प्रकार से आप यूएसएसआर का खात्मा होगा। जी हाँ, यूएसएसआर का खात्मा होगा। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी। बाइपोलैरिटी का मतलब होता है कि दो सुपर पावर पूरे विश्व में हैं। अब एंड मतलब खत्म, यानी कि किसी या तो यूएसए खत्म होता है या तो यूएसएसआर खत्म होता, तो यूएस बच जाता है, यूएसएसआर खत्म हो जाता है। खत्म क्या, उसके टुकड़े हो जाते हैं, कहने का मतलब है ये जो देश है वो देश मिलकर यूएसएसआर बनाते हैं। मैं आपके यहाँ पे और अच्छे समझने के लिए मैं पूरा ये नक्शा लेकर आया हूँ, ठीक है। ये पूरे के पूरे 15 देश थे, ठीक है, जिससे जिनमें से ये जो है बाल्टिक स्टेट कहा कहलाया जाता है। इस्टोनिया, लातविया, लुथेनिया, इन तीनों को बाल्टिक स्टेट कहा जाता है क्योंकि बाल्टिक रिवर के आसपास होते हैं, इसीलिए। अब आते हैं ये मिखाइल गोर्बाचेव, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव एंड द इंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर। Mikhail Gorbachev, who had become General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union in 1985, ठीक है, 1985 में मिखाइल गोर्बाचेव जो जनरल सेक्रेटरी बन जाते हैं कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ यूएसएसआर के, साउथ टू रिफॉर्म द सिस्टम, वेरी इंपॉर्टेंट। अब सवाल ये आता है कि रिफॉर्म मतलब कि कुछ गड़बड़ी थी क्या यूएसएसआर के टाइम पे, या फिर बाकी के जो लीडर्स थे जैसे जोसेफ स्टालिन हो गए, आपके व्लादिमीर लेनिन हो गए, आपके आगे बोरिन यल्त्सिन हो गए, ठीक है। तो इन सब में कुछ कमी थी, इसकी वजह से रिफॉर्म की बात कर रहे थे। तो उस कमी को भी हम नीचे आने वाले वीडियो में, नीचे आने वाले सॉरी पार्ट्स में हम डिस्कवर करेंगे। तो ही इंट्रोड्यूस द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रिफॉर्म्स पॉलिसीज ऑफ
perestroika, restructuring and glasnost openness, but later this policy was criticized. अब देखो इन्होंने दो इकोनॉमिक पॉलिसीज अपनाई थी, अडॉप्ट की थी, एक तो पेरेस्ट्रोइका और एक ग्लासनोज। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखना। पेरेस्ट्रोइका मतलब होता है रिकंस्ट्रक्टिंग, ग्लासनोज मतलब यूनिवर्स, यानी कि अपनी इकोनॉमी को फिर से रिकंस्ट्रक्ट करना है और सब कुछ खुला छोड़ना है, ओपननेस करना है, ठीक है, कुछ भी दबाव में नहीं रखना है, ग्लासनोज ओपननेस, ठीक है। बाहर की कंपनियों को निवेदन देना है कि वो आए और हमारे साथ ट्रेड करें इस तरीके से। बट लेटर दिस पॉलिसीज वर क्रिटिसाइज, पॉलिसी जो है क्रिटिसाइज किया जाता था। जो सोशलिज्म होता था, जो जिसे बोलते हैं ना कट्टर सोशलिज्म, तो उन्होंने क्रिटिसाइज किया। उन्होंने कहा कि आप सोशलिज्म को छोड़कर आप कैपिटलिज्म पे जा रहे हो, पूंजीवाद पे जा रहे हो, क्योंकि ओपननेस की बात कर दी थी ना, कंपनियां अब आ सकती हैं, जा सकती हैं, रिस्ट्रक्चरिंग यानी कि दोबारा उसमें कुछ स्ट्रक्चर चेंज किया जाएगा, तो इसलिए उनको क्रिटिसाइज किया गया था। A coup took place in 1991 that was encouraged by Communist Party hardliners. एक coup भेजा गया था, एक आर्मी भेजी गई थी उनके खिलाफ 1991 में, जो कि कम्युनिस्ट पार्टी हार्डलाइनर, जो कट्टरपंथी थे, उनके द्वारा भेजी गई थी। द पीपल्स डिड नॉट वांट द ओल्ड स्टाइल रूल ऑफ द कम्युनिस्ट पार्टी एंड वांट फ्रीडम। अब क्या है ना कि जब मिखाइल गोर्बाचेव ने बात कर दी कि रिफॉर्म आएंगे, और क्या होता है ना, लोगों जब एक बार स्वाद चख लेते हैं ना किसी आज़ादी का, तो उनके भाई उनको पुराना जीवन चाहिए ही नहीं। तो यहाँ पर भी वही हुआ। मिखाइल गोर्बाचेव का जो प्लान था उसको लोगों ने देखा, काफ़ी ज़्यादा उन्होंने, क्योंकि एक गुलामी झेली थी लोगों ने, आप इसे गुलामी ही कहोगे क्योंकि बहुत ज़्यादा तानाशाही हो गई थी। आगे मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं ये बताऊंगा कि डिसइंटीग्रेशन के क्या क्या कारण थे, तो उसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि रिफॉर्म क्यों जरूरी थी। और देखो एक और चीज बात, मिखाइल गोर्बाचेव कभी नहीं चाहता था कि यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन, वो बस ये चाहता था कि सब मिले रहे लेकिन कुछ रिफॉर्म आ जाए बस, ताकि हालत थोड़ी सुधर जाए। Russia, Ukraine, Belarus, the three major republics of USSR declare in December 1991 that the Soviet Union was disintegrated. मोस्ट इम्पोर्टेंट रशिया, यूक्रेन और बेलारूस जो था, ये जो तीन मोस्ट इम्पोर्टेंट रिपब्लिक थे यूएसएसआर के, उन्होंने डिक्लेयर कर दिया दिसंबर 1991 को कि सोवियत यूनियन अब डिसइंटीग्रेशन होगा उसका। कैपिटलिज्म एंड डेमोक्रेसी वर अडॉप्टेड आर ऑन द बेसिस ऑफ पोस्ट रिपब्लिक। अब जो पोस्ट सोवियत रिपब्लिक था उसके जगह क्या क्या अडॉप्ट कर लिया गया, डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म, ठीक है। तो ये तो था मिखाइल गोर्बाचेव का, ठीक है। अब बात करते हैं मेन जो हमारा टॉपिक है, इसमें हम बात करेंगे, यहाँ पे जाएंगे कि रीजन फॉर द सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेशन, क्या क्या रीजन थे, लेट अस एक्सप्लेन दिस। बहुत ही बढ़िया, एक मिनट। पहला ये कारण है कि इंटरनल वीकनेस ऑफ सोवियत पॉलिटिकल एंड इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन फेल टू मीट द इंस्पिरेशन ऑफ पीपल। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है ना कि जब आपकी आंतरिक सतह मजबूत नहीं है, तो कहीं ना कहीं पूरी जो भवन है, पूरी जो बिल्डिंग है, वो गिरनी है। इंटरनल वीकनेस थे बहुत सारे सोवियत पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन के, जो कि क्या होते थे कि लोगों की आकांक्षाओं से नहीं मेल खाते थे। जैसे मैं आपको बताता हूँ पॉलिटिकल क्या क्या इसमें वीकनेस थी, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। पॉलिटिकल वीकनेस पहली कि पूरी की पूरी सोवियत यूनियन तानाशाह थी, तानाशाही से सारे काम किया करती थी, वहाँ पे डेमोक्रेसी नहीं थी, लोकतंत्र नहीं था, लोगों को व्यापार करने का राइट टू फ्रीडम, राइट टू प्रॉपर्टी नहीं थी। इसकी वजह से पॉलिटिकल वीकनेस ही होती। अब एक बात करते हैं इकोनॉमिक इंस्टीट्यूशन। अब आर्थिक चीजें क्या थी, देखो यूएसएसआर मैंने आपको बताया कि सबसे ऊपर था, ठीक, बाकी के जो भी मैंने अभी 15 आपको कंट्रीज बताए जिनसे मिलकर यूएसएसआर बना है। तो यूएसएसआर में क्या होता था कि 15 जो थे वो गरीब कैटेगरी से आते थे, तो जो आपका यूएसएसआर है वो उनको फंड प्रोवाइड करवाता था। तो फंड तो प्रोवाइड करा रहा है, लेकिन वो अपनी वीकनेस भी होते जा रहा है ना, आर्थिक रूप से वो पीछे भी होता जा रहा है। साथ में उसे अमेरिका के साथ कम्पीट भी करना है, अमेरिका को चुनौती भी देनी है। तो ये सब कई कारण थे जो राजनीतिक और आर्थिक जो प्रॉब्लम्स थी यूएसएसआर में, उसका एक कारण बना कि लोग उससे खुश नहीं थे। द इकोनॉमी ऑफ द सोवियत यूनियन बिकम स्टैग्नेंट। अब आर्थिक क्रियाएं भी, आर्थिक जो इकोनॉमी थी सोवियत यूनियन की, वो स्टैग्नेंट यानी कि रुक गई एक तरफ से।
द सोवियत इकोनॉमी used much of its resources in maintaining a nuclear army arsenal, military arsenal। यानी कि वही है कि रोटी बेच के हथियार बनाया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा अपने रिसोर्सेज को कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो मिलिट्री में, न्यूक्लियर पावर में, ठीक है। वो अपने अमेरिका से आगे देखना चाहते हैं अपने आप को, लेकिन वो नहीं सोच पा रहे हैं कि उनकी जनता का क्या होगा। The Soviet Union to become stagnant due to the rampant corruption, the unwillingness allow more openness in government, the centralization of authority is a vast land। अब यहाँ पे देखो, अब और भी कई कारण, जैसे करप्शन बढ़ गया और गवर्नमेंट का खुलापन नहीं हो पाता था, लोगों से डायरेक्टली कांटेक्ट नहीं हो पाता था, साथ ही साथ एक बहुत बड़ा लैंड अपने आप में सोवियत यूनियन ने कैप्चर कर रखा था। आपको मैं बताऊं अगर, तो बहुत ही बड़ा लैंड था। देखो, इतनी बड़ी लैंड को एक कंट्री, कोई एक पर्टिकुलर कंट्री ने होल्ड करके रखा हुआ है, ठीक है। इतने बड़े लैंड को, इतने बड़े पर्टिकुलर एक लैंड को, अब इसको एक बंदा किस तरीके से अथॉरिटी कर पाता है, कहीं ना कहीं ये भी एक बहुत बड़ी कारण था डिसइंटीग्रेशन के। कहीं इधर रीजनल एस्पिरेशन उभर रहे थे, कहीं इधर। खैर, ये जो सेंट्रल पार्ट है वो तो कभी चाहते ही नहीं थे आज़ाद होना, ठीक है। ये जो सेंट्रल एशिया है वो कभी भी आज़ाद होना नहीं चाहता था। और पता है हिस्टोरियन क्या कहते थे कि अगर कहीं से नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न होगी तो यहाँ से होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ थोड़ा इस्लामिक स्टेट आ जाता है ना, इसीलिए। लेकिन ये तो कभी चाहते ही नहीं थे कि आज़ाद होना, कभी नहीं। सबसे पहले तो यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है। और यहाँ पे हमने हटाया इसे, नीचे आ जाते हैं, हम यहाँ थे, ठीक है। A section of society was not happy with the reforms of Gorbachev। अब फिर से वही, गोरबचेव के रिफॉर्म से कुछ सेक्शन ऐसे थे सोसाइटी के जो खुश नहीं थे। इट वॉज बिलीव दैट द रिफॉर्म इंट्रोड्यूस बाय गोरबचेव वर एट वेरी स्लो पेस। अब देखो, बंदा रिफॉर्म ला भी रहा है, लेकिन ये क्या बिलीव कर रहे हैं, क्यों खुश नहीं हो रहे हैं? रिफॉर्म ठीक थे उनके, वो कह रहे हैं कि बहुत स्लो स्लो आ रहे हैं, थोड़ा फास्ट आना चाहिए था, रिफॉर्म जल्दी जल्दी लाओ, मिखाइल गोरबचेव जल्दी रिफॉर्म लाओ, उनका ये कहना था। Another reason for the collapse of USSR was the rising of nationalism. This is the most important line, and the desire for sovereignty with a various republic, including Russia and the Baltic Republic। अब क्या होता ना कि जैसे हमारे, देख लो, हम भी गुलाम थे ब्रिटिशर्स के, उसमें क्या हुआ, रीजनल एस्पिरेशन और कहीं ना कहीं एक नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हुई। उसी तरीके से यूएसएसआर के कई छोटे छोटे जो देश थे वो भी अपने अपनी ओर से एक एस्पिरेशन, नेशनलिज्म की भावना लोगों में उत्पन्न हुई। और ये माना जाता है कि अगर ऊपर के जो कारण हैं, इकोनॉमिक स्टैग्नेंट और बाकी पॉलिटिकल जो भी आर्थिक रूप से सशक्त नहीं था, वो ना भी होता ना, तो भी एक ना एक दिन सबका कोलैप्स होना यूएसएसआर का तय था, क्योंकि उसमें नेशनलिज्म की भावना उत्पन्न हो रही थी, डिजायर टू बिकम फ्रीडम। ठीक है, क्लियर है। लास्ट टॉपिक हम अपना पढ़ेंगे यहाँ तक। अब कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुए, ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेस रहे डिसइंटीग्रेशन का, कि परिणाम क्या निकला आपका विघटन के बाद, ठीक है। यूएसएसआर का सोवियत यूनियन का विघटन के बाद क्या परिणाम निकला। देयर आर मेनी कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर, दे आर फॉलो एज। पहला, इट लीड टू द एंड ऑफ कोल्ड वॉर कन्फ्रंटेशन। देयर वर नो डिस्प्यूट ऑफ सोशलिस्ट आइडियोलॉजी एंड कैपिटलिस्ट आइडियोलॉजी। जो पहला चैप्टर है आपका इसी पे बेस्ड है कि यूएसआर और यूएसए के बीच आपस में तनावपूर्ण माहौल उत्पन्न हो गया था। कई सारे मेंबर्स बने, जैसे ऑर्गेनाइजेशन बनी, नाटो बनी, वार्सो पैक्ट बना, सीटो सेंटो बना, लेकिन फिर भी एक तनावपूर्ण माहौल बना हुआ था। तो विघटन के बाद जब एक प्रतिद्वंदी ही हार गया, जब एक कॉम्पिटिटर ही हार गया, तो एक अकेला बचा राजा। तो अब क्या हुआ कि पहला तो ये परिणाम निकला कि जो कोल्ड वॉर सिचुएशन थी वही खत्म हो गई। अब यहाँ पे कोई ऐसा डिस्प्यूट ही नहीं था कि कौन समाजवाद या फिर कौन पूंजीवाद, आइडियोलॉजी खत्म हो गई। पावर रिलेशन इन वर्ल्ड पॉलिटिक्स चेंज and thus it lead to the change in the relative influence of idea and institution। पावर रिलेशन भी चेंज हो गया, कहीं ना कहीं देखोगे। अब एक छत्र राज हो गया किसका, यूएसए का, ठीक है, यूनाइटेड। और अगला जो आपका टॉपिक है सोवियत यूएस हेजिमनी वाला, वो इसी से रिलेटेड है, ठीक है। इसी से रिलेटेड मतलब आगे की कहानी बयां करता है वो। The US becomes the solo power as we know, which also backed the capitalist economy, making it
द डोमिनेंस इकोनॉमिक सिस्टम इंटरनेशनली। अब जो है ना अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अंतर्राष्ट्रीय जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है उसमें भी एक छत्र राज्य किसका रह गया, यूएसए का। और उसका जो करेंसी है डॉलर, उसका भी बहुत ही ज्यादा हाई डिमांड हुआ, क्योंकि उसे कैप्चर, उसकी पावर को रोकने वाला कोई नहीं था। आज के समय में आप कह सकते हो कि अब यहाँ पर आज के समय में मल्टीपोलर वर्ल्ड है, कई सारे अलग अलग देश हैं जो एक दूसरे को हराने का मात्रा रखते हैं। लेकिन इस समय क्या हुआ था, वर्ल्ड जो है यूनिपोलर हो गया था। द एंड ऑफ द सोवियत ब्लॉक पेव बैक फॉर द इमरजेंस फॉर द न्यू कंट्रीज। ऑल दीज कंट्रीज हैड देयर ओन इंडिपेंडेंट एस्पिरेशन एंड चॉइसेस। वही कह रहा हूं ना कि जब सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हुआ, जब उसका एक तरीके से कह सकते हो विघटन हुआ, तो उसमें नए नए कंट्रीज को मौका मिला अपने आप को इमर्ज करने का, इंडिपेंडेंट होने का, अपने एस्पिरेशन को पाने का। ठीक है, जैसे कि मान लो कि आप ये देखो कि इस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया जो है, ठीक है, और बाकी के जो पोलैंड वगैरह हो गए, तो ये लोग क्या है, इमर्ज होने लगे धीरे धीरे। The international system saw many new players emerge, each with an own identity, interest and economic and political difficulties. अब इंटरनेशनल सिस्टम जो यूएनओ है उसने भी देखा कि कई नए नए प्लेयर्स हैं, प्लेयर मतलब कि कंट्रीज उभर रही हैं अपनी नई पहचान के साथ, अपने नए इंटरेस्ट के साथ, और साथ ही साथ नई आर्थिक और आर्थिक कह सकते हैं आप, और कई आप राजनीतिक परेशानियों के साथ भी उभर रही थी। ठीक है, तो ये था आज का हमारा टॉपिक टोटल। और अगली जो वीडियो होगी वो पॉलिटिकल साइंस का जो पार्ट 2 है उसके साथ आऊँगा। इसमें आपका जो आधा चैप्टर है वो कवर हो चुका है। हमने क्या क्या पढ़ा, सोवियत यूनियन सिस्टम के बारे में पढ़ा हमने, ठीक है, और गोरशिव एंड द डिसइंटीग्रेशन ऑफ यूएसएसआर पढ़ा। रीजन क्या क्या थे सोवियत यूनियन के डिसइंटीग्रेशन के, और कॉन्सिक्वेंसेस क्या थे डिसइंटीग्रेशन के बाद, यानी कि एक बार डिसइंटीग्रेशन हुआ तो उसके क्या क्या परिणाम निकले, हमने ये भी डिस्कस कर लिया। आगे की वीडियो में हम क्या पढ़ने वाले हैं, शॉक थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे, उसके क्या परिणाम निकले, टेंशन कहाँ कहाँ कौन कौन से कॉन्फ्लिक्ट थे, इंडिया और रशिया के बारे में क्या क्या चीज़ें थे, और व्हाट दैट मैटर, जैसे कि आपको पता होगा कि हम ये चीज़ भी आपको डिस्कस करवाने वाले हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।